वेलकम टू द सोजस पत्रिका। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 26 फरवरी 2026 की सोजस पत्रिका। तो फर्स्ट है कि जो राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जैसलमेर आई थी। ये जैसलमेर में जो एयरफोर्स स्टेशन था ना, वहाँ पर आई थी ये। और इसका आने का उद्देश्य, इनकी 2 दिन की यात्रा थी, 26 और 27 फरवरी की। और जो इनका आने का उद्देश्य था, वो उद्देश्य था कि जो 27 फरवरी को है ना, श्रीमती मुर्मू जी जैसलमेर के पोखरण में आयोजित वायु शक्ति 2026 अभ्यास में शामिल होगी। मतलब ये वायु शक्ति 2026 जो अभ्यास है ना, इसमें शामिल होने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पहुंची थी। यहाँ पर इनका स्वागत किया था राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़ी जी ने और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 फरवरी को अजमेर आए थे, है ना। तो इसमें है ना, इनके अजमेर में इन्होंने आके क्या क्या किया। तो एक तो इन्होंने जो HPV टीकाकरण था 9 से 14 साल की बालिकाओं के लिए था, और ये है फोकस सर्वाइकल कैंसर के लिए जो टीकाकरण था ना, उस अभियान की शुरुआत करी गई है अजमेर से। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने 16,686 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। और जो विभिन्न भर्तियों में लगे हुए युवाओं को 21,863 युवाओं को इन्होंने नियुक्ति पत्र दिए हैं। इम्पोर्टेंट है कि जो 28 फरवरी को राजस्थान के अजमेर में 9 से 14 साल तक की बालिकाओं को HPV टीके की खुराक देकर HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत करी जाएगी। अब ये क्या है HPV टीकाकरण? तो HPV टीकाकरण अभियान के तहत जो सर्वाइकल कैंसर होता है, मतलब जो यूट्रस कैंसर होता है, उसकी रोकथाम और किशोरियों के स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मतलब ये है कि इसका उद्देश्य ये है कि जैसे सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस कैंसर जो इन जनरल आजकल पाया जाता है, तो पहले ही उसका टीकाकरण कर लिया जाए। तो ये कौन सा एज ग्रुप है? 9 से 14 साल की बालिकाएं में ये टीकाकरण होएगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से होएगी? भारत में अजमेर ज़िले से होएगी, अजमेर से। ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो राजस्थान में जो योजनाएं चल रही है 16,686 करोड़ रुपए की, उनका या तो लोकार्पण किया है या फिर उनका शिलान्यास किया है। इन ये जो 16,686 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, टोटल 43 प्रमुख परियोजनाएं, जिसमें से है ना 34 परियोजनाएं तो राज्य सरकार की, 8,554 करोड़ रुपए की, जिसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट से? शहरी विकास से है, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से, सार्वजनिक विभाग से, ऊर्जा एवं जल संसाधन और उद्योग आदि शामिल है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि जो 8,000 करोड़, लगभग 8,500 करोड़ रुपए की ये हो गई। दूसरी है 8,132 करोड़ रुपए की 9 जो प्रमुख, टोटल 43 स्कीम्स है ना, टोटल 43 है, जिसमें से 34 राज्य की है। बची हुई जो 9 है ना, 9 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण। जो 9 परियोजनाएं किससे जुड़ी हुई है? राजमार्ग और ऊर्जा से ही जुड़ी है, राष्ट्रीय राजमार्ग और ऊर्जा से जुड़ी हुई है, जिसका अमाउंट है 8,132 करोड़ रुपए। जो ये जो 9 परियोजनाएं हैं ना केंद्र सरकार वाली, इसमें से 7 का तो शिलान्यास किया है और 2 का तो शिलान्यास किया है और 7 का लोकार्पण किया है। ये जो स्कीम्स है ना, शहरी विकास से जो 43 स्कीम्स है, शहरी विकास, पेयजल आपूर्ति, सड़क, रेलवे, सिंचाई, ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचा समेत ये विभिन्न सेक्टर्स की ये सारी योजनाएं हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री जी ने 4,516 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मतलब जो नेशनल हाईवेज की जो परियोजनाएं थी ना, उसकी जो अमाउंट है 4,516 करोड़ रुपए तक है। इन परियोजनाओं में लगभग जो 1,207 करोड़ रुपए की लागत से जो बांदीकुई से जयपुर तक है ना, 4 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, दिल्ली वडोदरा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज, 14 सेक्शन में NH-76 जंक्शन से NH-12 पर उम्मेदपुरा गांव तक, 8 लेन कैरिजवे और प्रदेश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार, सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण के कार्य शामिल हैं। नेक्स्ट है, इसी तरह जयपुर में 286 करोड़ रुपए की लागत से सांगानेर फ्लाईओवर से चौड़िया पेट्रोल पंप होते हुए मालपुरा गेट तक एलिवेटेड रोड, ये जयपुर का हो गया। जोधपुर शहर में महामंदिर से अखल्या चौराहे तक 1,243 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन एलिवेटेड रोड एवं
ये है ना जोधपुर का हो गया, लगभग 1243 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है ना। ये महामंदिर से अखिला चौराहे तक है ना, एलिवेटेड 4 लेन एलिवेटेड रोड, ठीक है। नेक्स्ट है जो 12 जिला है राजस्थान का, उसमें 322 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के मालम मोरी मांगरोल 12 राज्य मार्ग का शिलान्यास करेंगे। ये जो 4516 करोड़ रुपए का जो नेशनल हाईवेज में इन्वेस्टमेंट है वो इस प्रकार, ये इसकी डिटेल है। नेक्स्ट है, अब एक है पेयजल से रिलेटेड है, तो उसमें जो प्रधानमंत्री नोनेरा वृद्ध पेयजल परियोजना के 1121 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 4 पैकेज और है ना 4 पैकेज तो इसके, और परवन अकावद वृद्ध पेयजल परियोजना के 2247 करोड़ रुपए। परवन अकावद परियोजना में कितने रुपए लग रहे हैं? 2247 करोड़ रुपए की लागत के 5 पैकेजों की आधारशिला रखेंगे, ये हो गया। इसी तरह प्रधानमंत्री जी जो राजस्थान में नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख केंद्रों से बिजली के सुगम पारेषण के लिए 3616 करोड़ रुपए की पारेषण प्रणाली का लोकार्पण किया। मतलब जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसके प्रमुख केंद्र से बिजली का सुगम पारेषण के लिए ये पारेषण प्रणाली के लगभग 3616 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। साथ ही 220 केवी के 5 और 400 केवी के 2 सब स्टेशन, 2 ग्रिड सब स्टेशन है ना, GSS ग्रिड, G फॉर ग्रिड, S फॉर सब और S फॉर स्टेशन, ठीक है। ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास करेंगे। 220 केवी के कितने हैं? 5 और 400 केवी के 2 हैं। प्रधानमंत्री राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर, पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है GPMIA में आधारभूत संरचना और पेयजल आपूर्ति से संबंधित विभिन्न कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में चयनित 21,863 युवाओं को मतलब नियुक्ति पत्र देंगे, ये है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी कि जो प्रधानमंत्री जी के अजमेर आगमन पे उन्होंने किन किन कार्यक्रमों का, किन किन योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण किया। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे जो सूजसी बुलेटिन के 2nd पेज पे है, पृष्ठ संख्या 2 पर है। एक जो राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लाई जा रही है। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, औद्योगिक पार्क बोलते हैं मतलब इंडस्ट्रियल पार्क होएगा जहाँ पर कि है ना, जैसे मतलब एक पार्क होएगा कि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी रहेगी। किसी को भी अगर कोई इंडस्ट्री लगाना है, कोई खुद की फैक्ट्री लगानी है तो वो उस एरिया में जाके लगा सकता है। तो वो अब इस तरह के भाई इंडस्ट्रियल पार्क बने, इसके मोटिवेट करने के लिए ये राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2026 लाई जा रही है राजस्थान में। इसमें बताया, अब ये जो नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2026 है, ये जो नई नीति औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2026 है, तो इसका हाल ही में मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया है। अब इससे जो औद्योगिक नीति प्रोत्साहन नीति 2026 है, इससे क्या होगा कि राज्य में उद्योग धंधे बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि राजस्थान का आर्थिक जो GDP बढ़ेगी इनडायरेक्टली, है ना। तो प्रधानमंत्री औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति प्रधानमंत्री के राइजिंग, रिलायबल एंड रिसेप्टिव राजस्थान के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रदेश में औद्योगिक निवेश के इकोसिस्टम को मजबूत करने का प्रयास है। इकोसिस्टम एक तरीके से कह सकते हैं कि इकोसिस्टम जस्ट कि एक मतलब अगर इंडस्ट्रिया लगने लग जाएगी तो नया कोई भी अगर बिजनेसमैन आएगा तो उसके लिए एक इकोसिस्टम बना रहेगा कि ये प्रोसीजर है, यहाँ पे राजस्थान में इंडस्ट्री लगानी है, तो इकोसिस्टम पहले से सेट है, तो वो ईजी होएगा, वो मोटिवेट होएगा कोई भी बिजनेसमैन लगाने के लिए। उसको डॉक्यूमेंटेशन में जो भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस वगैरह लेनी पड़ती है तो वो काफ़ी ईजी हो, मतलब एक प्रोसीजर उसका सेटअप हो जाएगा एक तरीके से, है ना। साथ ही जो राइजिंग राजस्थान के टाइम पे जो 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे, उनमें से जो 8 लाख करोड़ रुपए के MOU धरातल पे उतर चुके हैं। मतलब वो उनके कुछ ना कुछ काम इंडस्ट्री वगैरह वो लग चुकी है, मतलब उनका काम स्टार्ट हो गया है 8 लाख करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहे ये नवाचार समृद्ध एवं सशक्त राजस्थान के संकल्प को गति दे रहे हैं।
साथ ही जो औद्योगिक पार्क बनेगा, औद्योगिक पार्क का मतलब हो गया कि बहुत बड़ी ज़मीन का एरिया ले लिया जाएगा। तो उसके लिए क्या होगी, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि सड़क होनी चाहिए, वहाँ तक जाने के लिए पानी होना चाहिए और बिजली होना चाहिए। तो इसकी भी व्यवस्था करी जाएगी। इसके लिए ना 60% तो राज्य सरकार भी करेगी, है ना। इन सब कार्यों के लिए अवसंरचना बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, जहाँ रोड हो, पानी हो, बिजली हो। और इसमें क्या होगा कि 60% तो राज्य सरकार देगी जो भी वे होएगा, और 40% भी विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। विकासकर्ता द्वारा मतलब जो औद्योगिक पार्क बना रहा है वो 40% खर्चा देगा वहाँ पे लाइट पानी बिजली का, और जो 60% है ना वो खर्चा देगी वो गवर्नमेंट देगी। और जो सरकार का जो 60% या तो 60% या फिर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 करोड़ तक हो सकता है। नेक्स्ट है, अब इसमें पीपीपी मॉडल से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। अब ये जो पीपीपी मॉडल से क्या होगा कि जो निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने का मतलब है कि कोई भी जो बिजनेसमैन होएगा वो एक तरीके से औद्योगिक पार्क का डेवलपर कहलाएगा, मतलब वो खुद डेवलप करेगा। जिससे क्या होएगा कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से निवेश बढ़ेगा तथा निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए उद्योगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। ये चीज़ होगी, मतलब अगर खुद का कोई बिजनेस लगाएगा ना तो उसमें ज़्यादा एनर्जी और अपना ज़्यादा माइंड, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेगा और एक हार्ट से करेगा, मतलब दिल से करेगा वो उस बिजनेस को, है ना। नीति के तहत विश्वसनीय औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। भूमि जल ऊर्जा संसाधनों का वैज्ञानिक और सतत उपयोग तथा लॉजिस्टिक सुविधाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि है ना, नीति के तहत औद्योगिक प्रदूषण में कमी होगी। तो इसमें क्या होगा कि जो 10 स्टार्टिंग के डेवलपर्स रहेंगे, प्रथम जो 10 औद्योगिक डेवलपर्स रहेंगे, तो उनका सामान्य जो अवसंरचना होगा ना, उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, है ना, ज़मीन भी लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो 20% है ना, 20% राशि है ना उसे गवर्नमेंट देगी, पूंजीगत अनुदान देगी 20%। लेकिन प्रथम जो 10 डेवलपर्स आएंगे ना राजस्थान में औद्योगिक पार्क बनाने, उन्हीं को देगी ये 20% पूंजीगत अनुदान। अब इसमें जो ये 20% है ना, या तो 20% ये इसकी एक मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। तो मैक्सिमम लिमिट क्या है कि अगर 100 एकड़ तक की भूमि है ना, मतलब 100 एकड़ की ज़मीन पर अगर आप औद्योगिक पार्क बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको 20 करोड़ रुपए तक गवर्नमेंट देगी। अगर आपका जो ज़मीन का एरिया है वो 100 से 250 एकड़ तक है तो वहाँ पर या तो 20% या अधिकतम 30 करोड़ रुपए गवर्नमेंट देगी। और अगर ज़मीन का एरिया 250 एकड़ से ज़्यादा का है तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए ज़मीन भी लेंगे या फिर जो भी वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज होएगी उसके विकास के लिए, अगर 250 एकड़ से अधिक का है ना तो या तो 20% देंगे जो लगेंगे, या फिर है ना अधिकतम 40 करोड़ रुपए लगेंगे। तो इसे इस तरह से याद रख सकते हैं यहाँ पे। भाई प्रथम 10 इन्वेस्टर्स को देगी, औद्योगिक जो डेवलपर्स आएंगे, है ना, 20% पैसा सरकार देगी। 100 एकड़ तक की भूमि पर 20 करोड़ रुपए तक, 100 से 250 एकड़ तक की भूमि पे 30 करोड़ रुपए तक, और 250 एकड़ से अधिक की जो भूमि होगी उस पर 40 करोड़ रुपए तक का खर्चा सरकार देगी। अब इस नीति के तहत हरित विकास को बढ़ावा एवं औद्योगिक प्रदूषण को भी कम किया जाएगा। मतलब ऐसे प्लांट्स या ऐसे इंडस्ट्रीज को मतलब इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि ताकि जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन कम से कम हो। इसके तहत सीटीई पर वे का है ना 50% रिम्बर्समेंट, मतलब जो सीटीई पर वे सीईटीपी पर जो वे होएगा ना उसका है ना, या तो 50% रुपये जितना लगेगा उसका 50% रुपये है ना वापस दे देगी गवर्नमेंट, है ना। या फिर है ना अधिकतम कितना हो सकता है, या तो 50% या फिर अधिकतम हो सकता है 12.5 करोड़ रुपये प्रति पार्क का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य निवेश पोर्टल से औद्योगिक पार्क का अनुमोदन होएगा। तो अनुमोदन का मतलब है कि जैसे कोई बिजनेसमैन आता है कि वो चाहता है कि मैं इस ज़मीन पे यहाँ पे अपना औद्योगिक पार्क बनाना चाहता हूँ, तो उससे क्या है कि गवर्नमेंट से अनुमोदन लेना पड़ेगा। एनवायरमेंटल डेवलपमेंट जो पर्यावरण विभाग है उसकी भी उस ज़मीन के लिए स्वीकृति होनी चाहिए, मतलब विभिन्न प्रकार की जो स्वीकृतियाँ होनी चाहिए गवर्नमेंट की, ना। तो वो स्वीकृतियाँ उसे कहाँ से मिलेगी, वो राजनिवेश पोर्टल पर औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए राजनिवेश पोर्टल के थ्रू मिलेगी इन्वेस्टर को। इससे क्या है कि पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र विकासकर्ता आवेदन कर सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदकों को सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी। मतलब ये नहीं होगा कि अगर मान लो कि कोई इन्वेस्टर है, कोई बिजनेसमैन है, वो अपना पार्क लगाना चाहता है, ऐसे नहीं होगा कि कभी उसे ना मतलब जेडीए के पास जाना पड़े,
जो ना स्वशासन है, वो नगरीय विभाग है, कभी उसके इन्वायरमेंट वाले डिपार्टमेंट के पास जाना पड़े, 10 जगह उसे नहीं जाना पड़ेगा, उसे राजनिवेश पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और इस सिंगल विंडो क्लियरेंस रहेगी। इसी एक ही पोर्टल पे उसको जो भी जितने भी क्लियरेंस चाहिए उस जमीन के लिए, उस औद्योगिक पार्क के डेवलपमेंट के लिए, वो उसे सिंगल विंडो से मिलेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। एक क्या होगा कि अगर सिंगल विंडो का अगर सिस्टम रख दिया जाएगा तो जो इन्वेस्टर होगा उसका मतलब जैसे कोई भी पार्क लगाना है, औद्योगिक पार्क लगाना है, तो उसके विभिन्न जो क्लियरेंस मिलने के लिए टाइम लगता है। लेकिन अगर इन्वेस्टर खुद जाएगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन इसके तहत उसे एक समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। इस नीति के तहत कैपेटिव नवीनीकरणीय ऊर्जा पर 7 वर्ष तक, जो कैपेटिव नवीनीकरणीय ऊर्जा है ना, उस पर 7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट, स्टाम्प शुल्क एवं कन्वर्जेंस 100% तक विद्युत शुल्क छूट है ना, 100% तक। तो जो विद्युत शुल्क होगा ना उस पे है ना 7 सालों के लिए, जो कैपेटिव नवीनीकरणीय ऊर्जा होगी उसमें नेक्स्ट 7 सालों के लिए 100% विद्युत शुल्क में छूट मिलेगी। और जो स्टाम्प ड्यूटी और कन्वर्जन शुल्क में ना 25% छूट या क्षतिपूर्ति या प्लग एंड प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स, मतलब 25% की छूट मिलेगी। या फिर अगर पैसे मान लो कि गवर्नमेंट ले लेगी तो उसमें से जो 25% पैसा वापस कर देगी, जिससे कि प्रतिपूर्ति बोलते हैं, रिम्बर्समेंट। प्लग एंड प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स, कॉमन यूटिलिटी सेंटर के लिए रिप्स 2024 के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो ये इसके नेक्स्ट ये जो पॉलिसी है इसके तहत है कि औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 4 मॉडल हैं। इस नीति के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 4 मॉडल विकास मॉडल निर्धारित किए गए। मॉडल ए के तहत पूर्णतः रिको द्वारा आवंटित भूमि पर विकास किया जाएगा। मतलब मॉडल ए ये होगा कि जो भूमि होगी औद्योगिक पार्कों को बनाने के लिए, जो जमीन होगी वो पूरी तरह से है ना रिको है ना उसके द्वारा आवंटित भूमि होंगी। मॉडल ए में क्या होगा कि जो मॉडल ए होगा ना उसमें 100% जो भूमि देगा ना, जमीन देगा, वो रिको देगा। मॉडल बी में क्या होगा कि जो 80% जमीन तो है ना जो इन्वेस्टर रहेगा, बिजनेसमैन रहेगा, उसकी होगी, और 20% जो भूमि होगी वो है ना रिको दे देगा। मॉडल सी के अंतर्गत है ना जो सारी की सारी 100% जमीन ही किसकी होगी, इन्वेस्टर की होगी है ना। और मॉडल डी होगा ना वो पीपीपी आधारित मॉडल होगा। नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम, अब है ना एक तो इन्होंने कम से कम कितनी एरिया पे, ज़मीन पे वो औद्योगिक पार्क विकास करना ही पड़ेगा, वो होएगा 50 एकड़ क्षेत्रफल होएगा। और कम से कम 10 औद्योगिक 10 उसमें इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। मतलब 50 एकड़ का तो क्षेत्रफल होएगा और 10 उसमें फैक्ट्रीज कम से कम लगनी ही चाहिए। ये इसकी कंपलसरी कंडीशन हो गई। राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जो 2025 है, 2026 है, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 है। इससे जितने भी 2026 में एग्जाम होने वाले हैं ना, एक तो इसमें यहाँ से स्टेटमेंट बनेंगे, एक तो यहाँ से स्टेटमेंट बनेंगे, इसमें एक तो इसके डेट पूछ ली जाएगी कि कब ये अनुमोदित करी गई। दूसरा एक यहाँ से कोई स्टेटमेंट बनेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे एंड यहाँ से भी बनेंगे स्टेटमेंट। एक यहाँ पूरा इससे स्टेटमेंट बनेगा कि कौन कौन से इसके मॉडल है। तो ये मतलब हर एग्जाम में पूछे जाएंगे घुमा घुमा के इससे क्वेश्चन। तो ये नीति काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है एक इम्पोर्टेंट ये है, सरकार के निर्णय क्रियान्वयन और परिणाम दे रहे हैं राज्य के सुनियोजित विकास को दिशा। तो अभी स्वायत्त शासन मंत्री कौन है, श्री झाबर सिंह खर्रा। कौन है अभी, श्री झाबर सिंह खर्रा है ना। अब इसमें क्या है कि नगरीय आवासन विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांगे और ध्वनिमत से पारित है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि जो एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम कौन सा है, 1959 की धारा 3(1) है ना। इसके तहत क्या है कि 19 शहरों के नगरीय क्षेत्रों की अधिसूचना जारी कर दी है ना। ठीक है। एक ये है कि जो पहली बार है ना राज्य के बजट में है ना श्रेणी 3, 4, 5 नगरों के जीआईसी आधारित नए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 11.5 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। श्रेणी 3, 4, 5 के नगरों के जीआईएस बेस्ड नया मास्टर प्लान बनाने के लिए। इसी के साथ है ना वर्तमान सरकार राज्य में समस्त मास्टर प्लान जीआईएस आधारित अमृत गाइडलाइन के अनुसार तैयार कर रही है ना। मतलब एक ये है कि इसका ये जो है इसमें जो कम्प्लीटली जो शहरों का है ना, मतलब जो
एक शहरों का ढांचा एक अच्छा सा हो, उसमें रोड वगैरह या इन सब से रिलेटेड, कॉलोनी कैसे बननी चाहिए या इस सब से रिलेटेड है ये। तो श्री खर्रा ने कहा कि हमारी सरकार ने नवीन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 लागू करी है। साथ ही अभी जो रिसेंटली जो दिसंबर में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी भी लागू करी गई है। इसमें यह है कि जो मतलब जो जहाँ पे हेवी ट्रैफिक रहता है, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन है ना, तो इसमें क्या होगा, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि एक तो पर्यावरण प्रदूषण कम होएगा और एक ट्रैफिक वगैरह नहीं लगेगा। ट्रांजिट स्टेशनों से 5-10 मिनट पैदल दूरी में उच्च घनत्व विकास के प्रावधान रखा गया है। ये ना ट्रांजिट ओरिएंटेड पॉलिसी डेवलपमेंट जो पॉलिसी है, इससे मतलब 800 मीटर की रेंज तक है ये। इसकी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, देख सकते हैं ये। इससे भी अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, भूमि आवंटन में एकरूपता रखने, आवंटित भूमि का दुरुपयोग रोकने और रियायती दर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों को भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूमि आवंटन की नवीन नीति 2025 जारी करी गई है। तो ये एक है ना, इसमें जो टाउनशिप नीति ये डिस्कस हुई है तो इसको पढ़ना है। ट्रांजिट ओरिएंटेड पॉलिसी अभी नहीं है तो इसको पढ़ना है। और एक ये भूमि आवंटन की नवीन नीति क्या है, इसको पढ़ना है। एक ये है इम्पोर्टेंट, जयपुर शहर की जो वायु एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो 15वां वित्त आयोग है, उससे ना 344.7 करोड़ रुपए मिले हैं। पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है, श्री संजय शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों ई वाहनों को बढ़ावा देने, हरित विकास कार्यों से जयपुर की वायु जो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये बजट मिला। वित्त आयोग से कितना का 344.70 करोड़ रुपए का मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने देश में ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के पूर्ण प्रयासरत हैं। ये इम्पोर्टेंट है, वायु प्रदूषण के प्रमुख सोर्स की पहचान के लिए जो आईआईटी कानपुर ने है ना सोर्स निर्धारण का अध्ययन किया है, आईआईटी कानपुर ने किया है। इसके अनुसार जयपुर में प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में सड़क एवं भवन निर्माण के समय फैलने वाली एक तो धूल, वाहन एवं औद्योगिक उत्सर्जन हो गया, ठोस अपशिष्ट का दहन और डीजल जनरेटर सेटों का उपयोग शामिल है। मतलब आईआईटी कानपुर ने जो होता है ना, किन किन कारणों से सोर्स हो गया, मतलब स्रोत हो गया कि कहाँ से वायु प्रदूषण हो रहा है। तो जयपुर में वायु प्रदूषण यहाँ से हो रहा है इन कारणों से। अब जयपुर में ना वायु प्रदूषण की स्थायी रोकथाम के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत नगर कार्य योजना तैयार की गई है। नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत जो नगर कार्य योजना तैयार करी गई है। ये फैक्ट एक बता रखा है कि 1400 करोड़ रुपए से होगा सड़कों का नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण। इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अब इसमें ये जरूर देख सकते हैं कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री कौन है, दिया कुमारी जी है। और बाकी इतनी डिटेल याद रखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये रख सकते हैं कि है ना, जो बजट घोषणा वर्ष 2026-27 में नॉन पेचेबल एवं क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान मिला है। तो नॉन पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए का बजट में रुपए मिले हैं। बस इतना ही है इसमें इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट ये है कि जो सांभर झील है जयपुर और जो नागौर में आती है, उसमें 27 फरवरी को बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। साथ ही है ना, जो नई पर्यटन नीति है उसमें है ना एक बर्ड वाचिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। एक तो सांभर झील पे बनाया जाएगा, एक ताल छापर पे बनाया जाएगा, और एक जो भरतपुर में घना पक्षी विहार है वहाँ पे भी बनाया जाएगा बर्ड वाचिंग सेंटर। सांभर झील में 27 फरवरी को भव्य सांभर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। देश दुनिया में अपने विशिष्ट खारे स्वाद व अनूठी वेटलैंड पारिस्थितिकी के लिए प्रसिद्ध सांभर झील एक बार पुनः पक्षी प्रेमियों, विद्यार्थियों, पर्यटकों, स्थानीय समुदाय के स्वागत के लिए तैयार है। वन विभाग द्वारा सांभर झील के कोचिया की ढाणी स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर परिसर में आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य सांभर झील की जैव विविधता, वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र तथा यहाँ प्रतिवर्ष आगमन करने वाले प्रवासी पक्षियों के महत्व को प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। नई पीढ़ी की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए स्कूली बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। तो ये सांभर झील में बर्ड फेस्टिवल कब था, 27 फरवरी को।
ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो गोवंश के लिए ना अनुदान जो राशि है ना वो 25% बढ़ा दी गई है, 25% का हाइक है। अब कौन है गोपालन मंत्री है श्री जोराराम जी कुमावत है ना। उन्होंने बताया कि जो गौशाला और नंदीशालाओं में है ना नियमित रूप से अनुदान दे रही है, जिसमें 25% की वृद्धि करी गई है। गौशालाओं को 9 और नंदीशालाओं को है ना 12 महीने अनुदान मिल रहा है ना। और जो दिव्यांग और दृष्टिबाधित जो गोवंश है ना उन्हें 12 माह सहायता दी जा रही है। चूरू में है ना 278 गौशालाएं पंजीकृत है चूरू जिले में। राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 उसमें संशोधन कब हुआ? 2021 में हुआ। राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित 2021 में हुआ है के तहत है ना वित्त वर्ष 2016-17 से जो पात्र गौशालाओं में ना गोवंश के चारा के लिए 270 दिन की सहायता राशि दी जा रही है। उसमें जो बड़ा गोवंश है उसके लिए 50 रुपये और छोटे गोवंश के लिए 25 रुपये। अब ये है सुजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 10। तो ये बता रहा है, क्वेश्चन है कि राज्य बजट 2026-27 में वैश्विक अवसरों के लिए युवाओं को कितनी विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है 5 भाषाओं में। दूसरा क्वेश्चन है राज्य बजट 2026-27 के अनुसार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कितने अनुभवी कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ प्योर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया जाएगा? मतलब असंगठित क्षेत्र के जो अनुभवी कामगार है उसके तहत रिकॉग्निशन ऑफ ए प्रायर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया जाएगा। तो ये हो गए 20,000 कामगारों का करवाया जाएगा। नेक्स्ट बजट से क्वेश्चन है राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राज्य सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करना। राज्य सवेरा मतलब राजस्थान का सवेरा अच्छा हो। और सवेरा कब अच्छा होएगा? जब है ना लोग है ना नशे से मुक्त हो जाएंगे, रात को टाइम से सोएंगे, सुबह टाइम से उठेंगे, है ना। तो नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बजट से ये है 26-27 में किन 3 शहरों में टेक्नो हब टिंकरिंग डिपटेक AI लैब्स स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? टेक्नो हब में क्या है? टिंकरिंग डीपटेक एंड AI लैब्स को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। तो ये होगा अजमेर, भरतपुर और कोटा में। इधर से अजमेर लिया, इधर से भरतपुर लिया और इधर से कोटा लिया। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है राज्य बजट 2026-27 के अनुसार कॉलेज विद्यार्थियों के लिए डिजिटल मेंटोरिंग और करियर गाइडेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? तो इनके लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा ड्रीम प्रोग्राम। डिजिटल मेंटोरिंग मतलब डिजिटली लोग इनसे जुड़ेंगे, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे, उन्हें करियर गाइडेंस देंगे तो क्या होगा? ड्रीम प्रोग्राम होएगा, सपने साकार होंगे। तो इस तरह से ये है सुजस पत्रिका 26 फरवरी 2026 की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि एक तो यहीं से क्वेश्चन आने वाला है वायु शक्ति 2026 अभ्यास कब हुआ था? 27 फरवरी को हुआ था। इसकी डिटेल कल की सुजस पत्रिका में और आएगी कि इसमें क्या क्या हुआ। और यहाँ पे जैसलमेर के एयरफोर्स स्टेशन पे जो माननीय राष्ट्रपति जी भी आई थी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये है सुजस ई बुलेटिन 26 फरवरी 2026 का कंप्लीट विश्लेषण। ये जो सुजस पत्रिका है ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा ये मासिक पत्रिका है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये मासिक पत्रिका है। So thank you so much for watching this video.